नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा पांडे। समाचारों का रुख करेंगे, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कल की थी चर्चा की शुरुआत। आज भी इस मुद्दे पर सदन में चर्चा रहेगी जारी। 43 साल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पेश की मुरादाबाद के प्रायोजित दंगे की रिपोर्ट। इसमें 84 लोगों की हुई थी मृत्यु, 212 लोग हुए थे घायल। 15 मुख्यमंत्री रिपोर्ट से बनाते रहे दूरी। आज काकोरी के नायकों को देश करेगा नमन। इन्होंने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए लूट लिया था अंग्रेजों का खजाना। हंसते हंसते चूम गए फांसी का फंदा, आजादी की दिखा गए दिशा। और अमरोहा की बेटी सोनम सिरोही ने कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 में ट्रिपल जंप में छलांग लगाकर हासिल किया गोल्ड मेडल। परिवार और गांव में खुशी का माहौल। और अब समाचार विस्तार से। विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने हिस्सा लिया। चर्चा की शुरुआत करते हुए जहां कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव हम मणिपुर के संदर्भ में लेकर आए हैं, तो वहीं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सत्ता पक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत की। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गांधी परिवार पर निशाना तो साधा ही, साथ ही उन्होंने कहा कि आप गरीब के बेटे के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। आज भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार से लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। चर्चा से पहले माना जा रहा था कि इसकी शुरुआत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी करेंगे। चर्चा शुरू होने के साथ ही सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। नेताओं के बीच वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के मुद्दे पर लेकर आए हैं। वहीं भाजपा की ओर से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने चर्चा की शुरुआत की। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए निशिकांत दुबे ने इंडिया गठबंधन को लेकर टिप्पणी की। ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी। ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव बहुत गलत समय पर लाया गया है। कांग्रेस को बाद में इसका पछतावा होगा। आज का जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं कांग्रेस पार्टी, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो लोग हैं वो खुद ही बाद में पछताएंगे। सर, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज परिस्थिति बिल्कुल उल्टा है। आज भारत का छवि विश्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि आज लोग महंगाई से काफी परेशान हैं। सर, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और साथ में देयर इज नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन और बिजली भी मुहैया नहीं करा पा रही है यह सरकार। सर, विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में 3 दिन तक 16 घंटे बहस होगी और उसके बाद वोटिंग होगी। चर्चा में भाजपा के कुल 15 सांसद भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अपनी बातें रखेंगी। अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को चर्चा का जवाब देंगे।
संसद के दोनों ही सदनों में कल भी हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बीच सरकार ने कई अहम विधायी कामकाज भी निपटाए। एक तरफ जहां राज्यसभा में अंतर सेवा संगठन कमांड कंट्रोल और अनुशासन बिल 2023 पारित हो गया, वहीं भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2023 भी पारित हो गया। वहीं नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 और राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 भी पास हो गया। हालांकि बार बार हुए व्यवधान के चलते राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल सका। राज्यसभा में दोपहर बाद कामकाज सुचारू रूप से चला और कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन से पारित हुए। इन विधेयकों में सबसे पहले अंतर सेवा संगठन कमांड कंट्रोल और अनुशासन बिल 2023 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सदन में रखा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बिल के पारित होने से हमारी तीनों सेनाएं बेहतर समन्वय के साथ काम करेंगी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसी अंतर सेना संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई का प्रावधान करता है। वर्तमान में जो वैश्विक परिस्थितियां हमारे सामने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सेनाओं का सशक्त होना यह आवश्यक है। तो अपनी सेनाओं को सशक्त करने की दृष्टि से ही यह बिल लाया गया है। बेहतर ज्वाइंटनेस होनी चाहिए और साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी बेहतर होना चाहिए और हमारी सेनाएं वांछित जो परिणाम हैं उनको हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके, यह इस बिल का मुख्य उद्देश्य है। राज्यसभा में भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2023 भी पारित कर दिया गया। नए बिल के अनुसार राष्ट्रपति को IIM का विजिटर बनाया गया है। उनके पास कामकाज का ऑडिट करने, पूछताछ करने का आदेश देने के साथ साथ निदेशक के साथ इसके बोर्ड के अध्यक्षों को नियुक्त करने या हटाने की शक्तियां भी होंगी। हमने इसको बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, NIT, आइजर की इक्विवेलेंट IIM को भी हमने विजिटर्स नॉमिनी आज बोर्ड ऑफ द गवर्नर की चेयरमैन, डायरेक्टर नियुक्ति की प्रक्रिया और उनपे डिसिप्लिनरी एक्शन अगर आवश्यकता है तो लेने की समानता है इस बोर्ड में, इसमें हमने प्रपोज किया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 और राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 एक साथ चर्चा और पारित कराने के लिए राज्यसभा में रखे। बिल का उद्देश्य नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशेवरों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियमन और रखरखाव का प्रावधान करना है। साथ ही राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 का उद्देश्य देश में दंत चिकित्सा के पेशे को विनियमित करना है और किफायती दंत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना भी है। मैं अपेक्षा करता हूं कि दोनों बिल आने वाले समय की मांग को पूरा करने के लिए है। मेडिकल एजुकेशन का हमारी देश की वर्तमान रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है, देश की भविष्य की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है। क्वालिटी एजुकेशन हमें हेल्थ सेक्टर में प्रोवाइड करना है। स्थापित हितों से देश को मुक्ति दिलाना है। एक पारदर्शी एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में हो, उसके लिए जो हमने बदलाव शुरू किया है उसकी श्रेणी में ये तीसरा और चौथा बदलाव है। फार्मेसी कमीशन भी पांचवा बदलाव के रूप में आएगा ताकि एजुकेशन की सिनर्जी बनी रहेगी। पारदर्शिता से इस सेक्टर में एजुकेशन होगा। राज्यसभा में सदन की शुरुआत होते ही मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला और बार बार हुए व्यवधान के चलते शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल सका। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ है और न्यूज क्लिक के ऊपर चीन का हाथ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से पैसे क्यों लिए और कहां-कहां उन पैसों का इस्तेमाल किया गया। मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ। कांग्रेस पर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं देश के सूचना प्रसारण मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर। आरोपों से जाहिर है कि बीजेपी न्यूज क्लिक को लेकर हुए खुलासे पर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को बख्शने के मूड में नहीं है। बीजेपी का कहना है कि अमेरिकी मीडिया द्वारा न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक पर चीन से फंड मिलने के खुलासे का मामला बेहद गंभीर है। सोमवार को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में ये मामला उठाया था, तो मंगलवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया।
और इसे देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बताया। As a very severe thing has appeared in a foreign media. That is, in New York Times, there has been a news that under the investigation in the United States, there are certain things which has come, that which is being used on propaganda against India, and that too from the backhand from the Chinese Communist Party. और यह बात मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर यह बात आई है कि नेवल रॉय सिंघम नाम के एक अमेरिकन के द्वारा इस प्रकार की बातें आई है और उनके द्वारा ये बात भारत के भी जिन संस्थानों के ऊपर कुछ समय पहले ईडी की रेड हुई थी, आज समाचार पत्रों में आया है कि वो भारत विरोधी शक्तियों के द्वारा उनके पास आर्थिक स्रोत आते थे। वहीं लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने फिर से ये मामला उठाया और सीपीएम के पूर्व महासचिव प्रकाश करात पर गंभीर आरोप लगाए। सीपीएम के जो जनरल सेक्रेटरी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी थे प्रकाश करात साहब, उनका पूरा का पूरा मेल मैं ऑन रिकॉर्ड आपको लाना चाहता हूं कि जो वो नेवेली राय सिंघम था उसके साथ उनके हजारों मेल हैं, और जब आप कहेंगे मैं ऑन रिकॉर्ड उसको पेश कर दूंगा सर कि सीपीएम किस तरह से देशद्रोही पार्टी के साथ है। हम तो आइडियोलॉजी में मानने वाले। बीजेपी का आरोप है कि सीपीएम के पूर्व महासचिव प्रकाश करात ने नेविल रॉय सिंघम के साथ हजारों बार मेल लिखे। मीडिया में इससे जुड़े कई मेल भी सामने आए हैं। बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से गंभीर खिलवाड़ बताते हुए विपक्षी गठबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। आज देश की सुरक्षा से संबंधित एक बहुत ही गंभीर विषय सुधांशु त्रिवेदी जी ने राज्यसभा में उठाया। बहुत ही एक गंभीर विषय देश के समक्ष एक ऐसे अखबार ने उठाया है अमेरिका के, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री विश्व का सबसे बड़ा अखबार कहके दुआई दिया करते थे। उसी अखबार ने पर्दाफाश किया है इस घमंडिया गठबंधन के नेताओं का, जिनके रिश्ते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ आज सबके सामने आए। गौरतलब है कि एक विदेशी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि समाचार साइट न्यूज क्लिक को विदेशों से वित्त पोषित किया गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि साल 2021 में जब भारत की जांच एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूतों के आधार पर न्यूज क्लिक के खिलाफ जांच शुरू की थी, तो उस वक्त कांग्रेस और दूसरे दलों ने प्रेस फ्रीडम के नाम पर इसका बचाव किया था। 2 साल पहले ईडी की जांच में पता चला था कि न्यूज क्लिक को चीन सहित विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। जांच में यह भी पता चला कि अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम की ओर से लगातार न्यूज क्लिक को फंडिंग की गई थी। नेविल रॉय सिंघम पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंधों पर लगातार आरोप लगते रहे हैं। आरोप है कि नेविल राज सिंघम चीन के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं और इसके लिए उन्होंने भारत में भी न्यूज क्लिक को फंडिंग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में 43 साल पहले हुए दंगे की रिपोर्ट सदन में पेश की। ईद के दिन 1980 में अफवाह फैलाने के कारण ये पूर्व नियोजित दंगा हुआ था। 15 मुख्यमंत्री सत्ता में आए और चले गए, किसी ने इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर नहीं रखा। दंगे के बाद न्यायमूर्ति MP सक्सेना इस जांच आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। इसमें 84 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 112 लोग घायल हो गए थे। आयोग के अध्यक्ष को इसमें RSS भाजपा की कोई भूमिका नहीं मिली और न ही सामान्य मुसलमान इस दंगे में शामिल था। अध्यक्ष ने इसे पूर्व नियोजित दंगा बताया, जिसकी रिपोर्ट कल सदन के पटल पर रखी गई। मुरादाबाद के प्रत्यक्षदर्शी आज भी इस घटना को याद करते हुए सहम जाते हैं, जब पूरा शहर जल रहा था और लोगों को मारा जा रहा था। परंपरा को भूलकर लोग एक दूसरे के जान के प्यासे बने हुए थे। बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें मेरे एक वालिद थे, मेरे दादा थे, मेरे एक अंकल थे, एक हमारा बिहार का आदमी था जिसे सन 1980 में पुलिस घर के अंदर से ले गई थी। इनका आज तक कोई पता ही नहीं है। बाजार में गए थे ये कि कोई आदमी मरा था, वहाँ से आए थे कांट से, चौकी पे कि वहाँ देखने जा रहे हैं, बस फिर बुर लौट के नहीं आए। मेरे फादर हाजी अनवार हुसैन थे
और मेरे भाई सज्जाद हुसैन और मेरे भाई कैसर हुसैन और एक मेरे घर के सर्वेंट थे अब्दुल सलाम। इन चारों लोगों को, जो वयस्क लोग थे, इन लोगों को लेकर चली गई और उसके बाद आज तक उनका पता नहीं। कर्फ्यू लगा हुआ था, 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई थी। तो घर का कुछ, जैसे मेरा जन्मदिन था, उनका था, तो घर से 10 कदम के लिए कह के गए थे कि मैं भी अंदर आधे घंटे में आ रहा हूँ। अचानक कर्फ्यू बंद हो गया, सायरन बजने लगे, अचानक कर्फ्यू बंद हो गया। तो हमने सोचा मोहल्ले में ही या कहीं बाहर ही होंगे, क्योंकि हम मंडी चौक के रहने वाले हैं, वहाँ सब अपने से। तो पापा थोड़ी सी कहीं को दूर में होंगे, अचानक वो वहाँ से नहीं आ सके। हम सैकड़ों की संख्या में लोग मरे थे और दोनों पक्षों के लोग मरे थे। ये नहीं है कि केवल किसी एक पक्ष के हों, हिंदू पक्ष के भी थे और मुस्लिम पक्ष के भी थे। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में कल दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल में मंत्री विभिन्न सदस्यों के पूछे गए सवालों का जवाब दिया। सदन की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की नौकरी के लिए सरकार की योजना के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सर्वे बताते हैं कि 2016-17 में यूपी की बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, जबकि आज के दिन बेरोजगारी 3 से 4% के बीच में है। उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं और लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरी मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराने पे ही निर्भर करता है और 2016-17 में उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19 से अधिक था, 19% से अधिक था और आज के दिन पर यह अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश का 3 से 4 के बीच में है। ये दिखाता है रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं, लोगों को ईमानदारी से नौकरी मिल रही है और नौकरी की कोई भी प्रक्रिया माननीय न्यायालय के द्वारा बीच में इसलिए बाधित नहीं की जाती है क्योंकि माननीय न्यायालय को भी मालूम है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता है, प्रक्रिया में पूरी शुचिता है और पूरी ईमानदारी के साथ सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन के कारण ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो 1 करोड़ नए नौकरी और रोजगार का सृजन उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी। यह भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक अवसर है और उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए ही 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कांग्रेस की आराधना मिश्रा और बसपा से उमाशंकर सिंह ने कई इलाकों में ठीक से बारिश न होने पर किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बारिश कराना सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन सरकारी बोरिंग को सरकार सही करा सकती है। वहीं नहरों में प्रचुर मात्रा में पानी छोड़ा जाए जिससे किसान अपनी फसल बचा सके। इसके अलावा किसानों को मुआवजा भी दिया जाए जिससे आगे की फसल के लिए वह तैयारी कर सके। बरसात के दिनों में कम वर्षा होने से और अधिक वर्षा होने के कारण जो किसानों को क्षति होती है उसको सरकार के पास ऐसी व्यवस्था है कि सरकार उसको नियंत्रित कर सकती है। नहरों में टेल तक पानी पहुंचा करके किसानों को पानी दे सकती है तो वो सूखे से बच जाएंगे। जो ट्रांसफार्मर जल रहे हैं उसको समय से बदलवा दे तो किसान उसे अपनी सिंचाई कर लें। इन सारी चीज़ों पर जब चर्चा हुई तो मैं आभारी हूँ सरकार के माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ से, माननीय कृषि मंत्री जी की तरफ से कि उन्होंने इस इशू को गंभीरता को समझा और 103 पे चर्चा कराने के लिए वो अपनी हामी भर दिया। 2 दिन पहले जो हमारी सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें हमने ये मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी और उन्होंने इस मांग को हमारी स्वीकार करते हुए ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो सूखे और बाढ़ की समस्या है उस पर सदन में चर्चा होगी और सरकार गंभीर है और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को जो उनकी क्षति हुई है उसका मुआवजा भी सरकार देगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज काकोरी से स्वाधीनता उत्सव का शुभारंभ करेंगे। स्वाधीनता दिवस की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन करते हुए मनाई जाएगी। 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस उत्सव में शहर से लेकर गांव तक अनेक आयोजन किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नियत पंच प्रण का संकल्प दिलाकर शहीदों के परिजनों के सम्मान के साथ 75 जिलों में पौधारोपण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। आज ही के दिन काकोरी में ट्रेन से अंग्रेजों के सरकारी खजाने को क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। इसको 58 साल बीत रहे हैं। किस तरह हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उसकी ये एक बानगी है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। इस घटना में चंद्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा, पनवारी लाल, सचिंद्र नाथ बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमत नाथ गुप्त और मुकंदी लाल शामिल थे। मुख्यमंत्री आज काकोरी पहुंचकर इन शहीदों को नमन करेंगे और कई कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रदेश में महिला अपराधों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि अपराध पर चर्चा होनी चाहिए। प्रदेश सरकार ने इसका जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान के रूप में अपनी पहचान बनाई है। 21 जुलाई से 7 अगस्त तक मुख्यमंत्री के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया है। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन ने 4 अगस्त तक महिला अपराध संबंधी मामलों के निस्तारण पर 98.10% तक निस्तारित करने का लक्ष्य प्राप्त किया है। महिला अपराधों के निस्तारण में प्रदेश को दूसरा स्थान मिला हुआ है। एफआईआर दर्ज कर जांच के मामले में पूरे देश में प्रदेश 5वें स्थान पर है तथा महिला अपराधों पर नकेल कसने के लिए शक्ति मोबाइल महिला हेल्प डेस्क 1090 महिला पुलिस बीट, महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी व परामर्श केंद्रों की स्थापना की गई है, जिससे महिला अपराधों में कमी आ रही है। रायबरेली में दैवीय आपदाओं में होने वाली आकाशीय बिजली से मौतों का आंकड़ा अब कम होगा। इसके लिए योगी सरकार ने अहम कदम उठाते हुए लाइटनिंग अरेस्टर लगवाने का फैसला लिया। जनपद के प्रत्येक ग्राम सभा में लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाने हैं, जिनका सर्वे का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने बताया कि प्रत्येक ग्राम सभा के ऊंचाई वाले स्थल को चयनित कर वहां डिवाइस इंस्टॉलेशन कराई जाएगी, जिससे आकाशीय बिजली से होने वाले जनहानि को रोका जा सकेगा। लोग पेड़ के नीचे छांव में खड़े होने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो आकाशीय बिजली के लिए की दृष्टिकोण से ये खतरनाक है, तो ये ना किया जाए और इसके बदले सुरक्षित स्थानों पर अपने आप को आश्रय लें। और लाइटिंग अरेस्टर जो है जहाँ जहाँ लगाए जा सके ऊंचाई के स्थलों पर गांव में, वो उससे काफ़ी मदद मिलती है। और हम लोगों की तरफ से भी अब ये प्रयास हो रहा है कि सर्वे करा करके बजट की उपलब्धता सुनिश्चित कराकर हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर्स की जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको हम लोग मैक्सिमम तरीके से आच्छादित करा लें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर का रोकथाम किया जा सके। आजमगढ़ में डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की गई है। इसमें 299 और 399 रुपए में 10 लाख रुपए के बीमे के साथ अन्य कई जोखिमों से सुरक्षा मिलती है। इसमें ओपीडी, हॉस्पिटल पर निर्धारित व्यय में और 2 बच्चों के शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है। इसमें 18 से 65 आयु वर्ग के लोगों को 1 वर्ष में 10 लाख का बीमा कवर मिलता है। इसमें सामूहिक दुर्घटना बीमा समेत कई बीमारियों से भी इलाज की सुविधा मिलती है। इस बीमा योजना का लाभ कई ग्रामीण उठा रहे हैं। यहाँ आने पे एक स्कीम के बारे में जानकारी मिली है, जिससे पता चला कि आपका 399 का एक इंश्योरेंस है। उसको खुलवाने के बाद अगर आपकी आकस्मिक कहीं दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है तो आपको तुरंत 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल मिलेगा। और उसके बाद अगर दुर्भाग्यपूर्ण कहीं चोट वगैरह कुछ लगती है तो आपको इस स्कीम के थ्रू 60,000 और 30,000 का इंश्योरेंस मिलेगा। इस बीमा से 10 लाख का जो है बीमा होता है, 299 और 399 दोनों में। 10 लाख का जो बीमा होता है वो 18 से लेकर के 65
तक के आयु वर्ग के लोगों के लिए है ये। और इसमें 299 या 399 के द्वारा जो बीमा खरीदा जाता है, क्रय किया जाता है, उसको 1 साल के बाद से पुनः रिन्यूअल कराना पड़ता है, यानी कि ये 1 साल तक जो है लागू रहता है। बलरामपुर डाक अधीक्षक गोंडा मंडल द्वारा थारू जनजाति के उत्पाद डलिया पर विशेष डाक टिकट जारी किया गया। इसका अनावरण निदेशक डाक सेवाएं गोरखपुर परिक्षेत्र एवं जिला अधिकारी बलरामपुर द्वारा किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 विशेष वस्तुओं की पहचान दिलाने के क्रम में जिले के थारू समुदाय द्वारा निर्मित डलिया पर विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। निदेशक डाक सेवा गोरखपुर परिक्षेत्र ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार 75 ऐसे वस्तुओं की खोज की गई जिसका पहचान अभी आमजन में नहीं है। इसी क्रम में थारू समुदाय के डलिया पर विशेष डाक टिकट जारी किया गया है, जिसे संचार मंत्रालय भेजा जाएगा और ये देश विदेश में अपनी पहचान बनाएगा। इससे थारू समुदाय द्वारा बनाई जा रही डलियों को पहचान प्राप्त हो सकेगी। के रूप में उसको आगे बढ़ाने के रूप में उसको पब्लिक तक ले जाने के क्रम में ये एक विमोचन था जो थारू जनजाति के द्वारा डलिया बनाया जाता है। उस पर एक स्पेशल कवर डाक टिकट के साथ निकला है। तो ये स्पेशल कवर यहाँ से संचार मंत्रालय में जाएगा, वहाँ से देश के विभिन्न कोनों में और विदेशों में इसको भेजा जाएगा। इसको थारू भाषा में वो ढकिया कहते हैं, लेकिन ये डलिया के रूप में आज जो डाक विभाग ने इसको विशेष एनवेलप के रूप में इसके चित्र को लॉन्च किया है, बहुत ही सराहनीय है और इससे थारू जनजाति के उत्पादों को एक पहचान प्राप्त होगी और निश्चित रूप से जो उनका आर्थिक जीवन स्तर है वो भी सुदृढ़ होगा। अमरोहा के गांव मोहम्मदपुर की बेटी सोनम सिरोही ने कनाडा में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। सोनम ने कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 में ट्रिपल जंप में 13.32 मीटर की छलांग लगाकर गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले सोनम इसी प्रतियोगिता में लंबी कूद में सिल्वर मेडल भी जीत चुकी हैं। उसकी इस कामयाबी से परिजनों के साथ पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। गांव मोहम्मदपुर के किसान राजवीर सिंह की बेटी सोनम सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल है और दिल्ली में तैनात है। वर्ल्ड पुलिस गेम्स में जाने का सोनम का ये दूसरा मौका है। वर्ष 2019 में चीन में हुए गेम्स में भी सोनम ने प्रतिभाग किया था और 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक देश को दिलाया था। इतना ही नहीं, मार्च 2023 में सोनम ने 71वीं ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक जीता था। इसी वर्ष सोनम को देश के पुलिस विभाग की सर्वोत्तम खिलाड़ी भी चुना गया है। सोनम की इस सफलता से उसके पिता राजवीर सिंह, भाई अंकित सिरोही, माता सुनीता देवी प्रसन्न हैं। हेड कांस्टेबल हैं और वो कनाडा में चल रहे गेम में शामिल हुई हैं। उन्होंने वहाँ लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता है और ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीतकर हमारे देश का नाम रोशन किया है। हमारी बेटी सोनम सिरोही, ये पहले से ही खेलों की रुचि थी इसे, तो हमने भी इसे बढ़ा दिया, बेटा चलो जब खेलने की रुचि है तो खेलो आप। तो ये पढ़ने के साथ पढ़े। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कल की थी चर्चा की शुरुआत। आज भी इस मुद्दे पर सदन में चर्चा रहेगी जारी। 43 साल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पेश की मुरादाबाद के प्रायोजित दंगे की रिपोर्ट। इसमें 84 लोगों की हुई थी मृत्यु, 212 लोग हुए थे घायल, 15 मुख्यमंत्री रिपोर्ट से बनाते रहे दूरी। आज काकोरी के नायकों को देश करेगा नमन। इन्होंने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए लूट लिया था अंग्रेजों का खजाना। हंसते हंसते चूम गए फांसी का फंदा, आजादी की दिखा गए दिशा। और अमरोहा की बेटी सोनम सिरोही ने कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 में ट्रिपल जंप में छलांग लगाकर हासिल किया गोल्ड मेडल। परिवार और गांव में खुशी का माहौल।